निर्वाचन आयोग के बारे में, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अब देखिए, निर्वाचन आयोग बहुत बड़ा एक अच्छा टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट है, और नॉट ओनली किसी एग्जाम को टारगेट करने के लिए, मैं मानती हूँ कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी हमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हमारे संविधान में दिए गए हैं जो उनके बारे में हमारे जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी कि हमारा एक समझ लीजिए कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस बारे में जानें, क्योंकि हम यूथ हैं और हमारा जो भविष्य है देश का वो हमारे यूथ पर ही डिपेंड करता है। तो आज हम पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन के बारे में। अब देखिए, यहाँ मैं आपको कोई भी टॉपिक जब बताती हूँ तो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में उसके नामों को बताती हूँ। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या होता है कि इंग्लिश का ही नाम हिंदी में लिख के आ जाता है और हिंदी और इंग्लिश सेम नेम हो जाते हैं और हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में इसका क्या मीन्स है, और हम उसका आंसर नहीं दे पाते और उस क्वेश्चन स्किप कर जाते हैं। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि प्लीज़ आप कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसको नाम को अच्छी तरह से समझें और उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद करके रखें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि निर्वाचन आयोग का जो गठन है, यानी कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, ठीक है। अब देखिए, वैसे तो हम नॉर्मली जानते हैं कि निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ थोड़ी बहुत जानकारी, जैसे हम जब चुनाव संपन्न कराए जाते हैं हमारे राज्य में या संसद में या केंद्र में, तो हम बोलते हैं कि जो जिनकी जिम्मेदारी है, यानी कि चुनाव से संबंधित जो भी जिम्मेदारियां हैं, तो हम बोलते हैं इसका संचालन तो निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाएगा। ये नॉर्मल से जानकारी तो हम सभी को पता होती है, लेकिन आज हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, इसके कार्यों के बारे में जानेंगे, कौन सी शक्तियां इसको प्रदान की गई हैं और कौन से संविधान संशोधन इसमें इनपुट किए गए हैं और क्या क्या परिवर्तन इसमें लाए गए हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारा निर्वाचन आयोग है उसका गठन क्यों किया गया था। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र और स्थायी निकाय के रूप में कार्य करता है, लेकिन भारतीय संविधान में जब इसका गठन किया गया था तो बेसिकली हमें इस विचार को टारगेट करके इसका गठन किया गया था कि हमारे देश में जो चुनाव है वो निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कराया जाए। इनकी जिम्मेदारी सौंपने के लिए निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था बेसिकली। इसके अंतर्गत कहा गया है संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत कि जो हमारे राज्य विधानमंडल, संसद, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो भी जिम्मेदारी है, यानी कि उनके संचालन, उनका निर्देशन, नियंत्रण से संबंधित जो भी जिम्मेदारियां हैं वो निर्वाचन आयोग को सौंपी जाएंगी। इनका संचालन और नियंत्रण पूरी तरीके से निर्वाचन आयोग के हाथों में दिया गया है, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ हमारे लिए जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे राज्य विधानमंडल में जो निगम और पंचायत से रिलेटेड जो चुनाव किए जाते हैं उन चुनावों से निर्वाचन आयोग का कोई संबंध नहीं है। यानी कि 72वें संविधान संशोधन द्वारा निगम और पंचायतों से संबंधित चुनाव कराने के लिए अलग व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है। तो आप इसको नोट कर लीजिए कि राज्य विधानमंडल में, यानी कि राज्यों में, पंचायतों व निगमों से संबंधित जो चुनाव है चुनावों से निर्वाचन आयोग का कोई संबंध नहीं है। अब देखिए, ये बात हमारे लिए जानना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम समझते हैं कई बारी कि किसी भी तरीके के चुनाव अगर कराए जाते हैं तो हम समझ लेते हैं कि इनकी सही की जिम्मेदारी आपकी निर्वाचन आयोग को सौंपी जाएगी। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि पंचायत और निगमों से संबंधित जो छोटे छोटे चुनाव किए जाते हैं उनसे चुनाव आयोग का कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मल सा इंटरव्यू ओवरव्यू, यानी कि इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ लेते हैं इसकी संरचना के बारे में, यानी कि देखिए संरचना के अंतर्गत हम पढ़ेंगे यानी कि
किस तरीके से इसमें मतलब इसमें जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति की जाती है, इनको क्या शक्तियां प्रदान की गई हैं, उसके बारे में हम संरचना के अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे। देखिए, जो हमारा निर्वाचन आयोग है, यानी कि हम जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 के तहत जो उसकी अधिकारों से संबंधित जो उपबंध किए गए हैं उनका वर्णन 324 में किया गया है। तो इसमें बेसिकली उपबंध किया गया है कि जो निर्वाचन आयोग है वो उसमें बेसिकली वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बना होगा, यानी कि यह 3 सदस्यीय संस्था है। यानी कि इसमें पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त, व दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों को सम्मिलित निर्वाचन आयोग में सम्मिलित किया गया है। यानी कि हमारा जो निर्वाचन आयोग है उस वो 3 सदस्यीय संस्था है, मुख्य निर्वाचन आयोग और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, इसके अंतर्गत कहा गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी जो नियुक्ति है वो बेसिकली राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति सेम जो हमारे मुख्य न्यायाधीश जो हमने पढ़ा था, जब न्यायालय वाला पार्ट पढ़ा था, तो जो शक्तियां न्यायाधीश को प्रदान की गई है सेम बहुत सारी चीजें उससे मिलती जुलती है। यानी कि उनकी नियुक्ति से संबंधित, वेतन से संबंधित जो प्रावधान मुख्य न्यायाधीश को किए गए हैं वही प्रावधान मुख्य निर्वाचन आयुक्त को किए गए हैं। यानी कि अन्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है वो बेसिकली मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। क्लियर है? अब देखिए, सेकंड इसमें आता है कि जो अन्य निर्वाचन आयुक्त इस तरीके से चुन के अगर आता है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है वह मुख्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें यह भी उपबंध किया गया है कि राष्ट्रपति अगर चाहे, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर अगर वह चाहे तो निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए अन्य प्रादेशिक आयुक्तों को नियुक्त कर सकता है। और इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि जो अन्य प्रादेशिक आयुक्त जो नियुक्त किए जाएंगे सहायता के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, तो उनकी जो शक्तियां होंगी वो अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बराबर ही उन्हें प्रदान की जाएगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, इसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रावधान किए गए हैं। जब हम शुरू से पढ़ते हैं तो जब ये मुख्य निर्वाचन आयोग का जब गठन किया गया था तो बेसिकली तब 3 सदस्यीय निकाय नहीं था, ये इससे केवल एक सदस्यीय संस्था के रूप में कार्य करता था। यानी कि इसमें केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की ही नियुक्ति की गई थी। तो हम उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, यानी कि 1950 में हमारा संविधान लागू किया गया था। ठीक है, तो 1950 से लेकर 1988, यानी कि 1950 से लेके 1988 या 88 और 1989 भी बोल सकते हैं। कई जगह 88 दिया है, कई जगह किसी बुक्स में 89 दिया गया है। मैं आपको बताती हूँ कि 88 और 89 का क्या लोचा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 1950 में जो निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था वो बेसिकली उसमें एक सदस्य का गठन किया गया था, यानी कि यह एक सदस्यीय निकाय था, संस्था थी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, जो हमारा 61वां संविधान संशोधन है, आपने पढ़ा होगा कि हमारे मतदान की आयु पहले 21 वर्ष थी जब हमारा संविधान लागू किया गया था, लेकिन उसके बाद 1988 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की जो आयु थी आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, तो जो 61वां संविधान संशोधन जो किया गया था ये बेसिकली 1988 में ही किया गया था, लेकिन जो ये पारित किया गया था तो यह 1989 से पारित, यानी कि 16 अक्टूबर 1989 से यह लागू किया गया था। इसलिए यहाँ पे 1988 और 89 में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है लोगों
आपको एग्जाम में अगर आएगा तो आपको ये 88 आएगा या 1989 आएगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। तो 1950 से लेके 1989 तक जो हमारा निर्वाचन आयोग था वो एक सदस्य के रूप में कार्य करता था। लेकिन 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर किया गया 1989 में। इसके बाद क्या हुआ कि राष्ट्रपति को यह आवश्यकता महसूस हुई कि निर्वाचन आयोग का जो भार है उसको क्यों ना कम किया जाए, इसलिए उसने 2 सदस्यों को निर्वाचित करने का फैसला किया। यानी कि 16 अक्टूबर 1989 से 2 और सदस्यों को अन्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। इसलिए इसके तहत यह संस्था 3 सदस्यीय बन गई और यह बहुसदस्यीय संस्था के रूप में कार्य करने लगी, ठीक है, 1989 में। लेकिन इसके बाद 1990 में क्या हुआ कि ये परिवर्तन जो किया गया था उसको दोबारा से हटा दिया गया, यानी कि 2 जो अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए थे उनकी नियुक्ति को रद्द किया गया। यानी कि निर्वाचन आयोग की जो व्यवस्था थी वो पहले जैसे ही एक सदस्यीय कर दी गई थी। यानी कि इसको इस तरीके से समझ लेते हैं कि 1950 से लेके 1989 तक यह एक सदस्य था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि 1989 में, यानी कि 16 अक्टूबर 1989 से 89 में ये 1989 से 1990 तक ये 3 सदस्यीय संस्था के रूप में कार्य इसने प्रारंभ। 1989 से लेके 1990 तक ये 3 सदस्य के रूप में कार्य करने लगा। लेकिन अचानक 1990 में क्या हुआ, इसके जो 2 अन्य आयुक्तों को नियुक्त किया गया था, अन्य आयुक्तों की नियुक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग के भार को कम करने के लिए की गई थी, 1990 में उन 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया। यानी कि दोबारा से जो हमारा निर्वाचन आयोग था वो एक सदस्य रह गया था। इसके बाद क्या होता है कि 1993 में दोबारा से एक व्यवस्था लागू की गई। इसमें कहा गया कि निर्वाचन आयोग के अंतर्गत मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा 2 अन्य आयुक्तों की नियुक्ति की जानी चाहिए, क्योंकि निर्वाचन आयोग पे भार बहुत ज़्यादा है, इससे उनको काफ़ी हद तक सहायता मिलेगी। इसलिए 1993 से आज तक यह एक बहुसदस्यीय संस्था के रूप में कार्य करता है निर्वाचन आयोग, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं वेतन एवं भत्ते। देखिए, मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो कई बातें हैं वो जो निर्वाचन आयोग की हैं वो बेसिकली आपके जो मुख्य न्यायाधीश हैं उससे मिलती जुलती हैं। यानी कि वेतन और भत्ते जो हैं वो पूरी तरीके से हमारे मुख्य न्यायाधीश से मेल खाते हैं। यानी कि 2009 में जो आपके मुख्य जो न्यायाधीश है उनकी जो आय है वो 90,000 कर दी गई है, ठीक है। तो जो आपके निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी जो शक्तियां हैं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो शक्तियां हैं वो अन्य निर्वाचन आयुक्त से समान हैं, और उनकी शक्तियां और वेतन भत्ते उसी तरीके से प्रदान किए जाएंगे जिस तरीके से हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश को प्रदान किए जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद आता है कि जो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, तो कई बार क्या होता है कि अगर इनके विचार में मतभेद अगर उत्पन्न हो जाते हैं तो इनका जो निर्णय लिया जाएगा वो बेसिकली इस आधार पर लिया जाएगा कि बहुमत कौन से निर्णय पे ज़्यादा प्रदान किया गया है। यानी कि बहुमत के आधार पर मतभेद होने पे, इनके बीच मतभेद होने पे बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कि इसको क्या क्या जो हमारे निर्वाचन आयोग है उसको कौन कौन सी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। स्वतंत्रता, देखिए मैं आपको बार बार बताती आ रही हूँ कि जो हमारा निर्वाचन आयोग है
काफ़ी हद तक उसकी जो शक्तियां हैं वो काफ़ी हद तक हमारे मुख्य न्यायाधीश से मेल खाती हैं। यानी कि स्वतंत्रता के रूप में भी जो हमारे मुख्य न्यायाधीश को जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है, सेम स्वतंत्रता हमारे निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रदान की गई है। यानी कि इसमें कहा गया है कि जो हमारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा उसको अपनी पदावधि के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार प्रदान किया गया है। यानी कि उसको उसकी पदावधि के अंतर्गत उसे किसी भी रूप में यानी कि कुछ विशेष प्रावधानों के अलावा उसको नहीं हटाया जा सकता है। यानी कि उसको हटाने के लिए आपको या तो वो अपने मर्जी से त्याग पत्र दे दे, या फिर जो मुख्य न्यायाधीश के लिए प्रक्रिया अपनाई जाती थी कि संसद के दोनों सदनों द्वारा संकल्प पारित करके यानी कि बहुमत से उनको अक्षमता या दुर्व्यवहार के आधार पर ही हटाया जा सकता है। यानी कि जिस तरीके से मुख्य न्यायाधीश को हटाने की महाभियोग प्रक्रिया चलाई गई थी, यहाँ महाभियोग शब्द का यूज तो नहीं किया गया है, लेकिन इनको भी हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों से बहुमत पारित किया जाना आवश्यक है, तभी इनको दुर्व्यवहार और अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। दूसरा विकल्प इनका ये है कि इनको हटाने के लिए या तो अगर चाहें तो वो खुद से त्याग पत्र दे सकते हैं, तो वो अपने पद को त्याग सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनको भी हटाने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह लेना राष्ट्रपति के लिए बाध्य किया गया है। इसके अलावा आप राष्ट्रपति डायरेक्ट मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बिना सलाह लिए अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नहीं हटा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं कि जो आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनके लिए कुछ इनको जो शक्तियां प्रदान की गई हैं, इसके अलावा कुछ दोष भी इनके अंतर्गत किया गया है। यानी कि इनके जो पदावधि है यानी कि इनके पद ग्रहण की जो अवधि है उससे रिलेटेड कुछ प्रावधान किए गए। तो देख लेते हैं इनकी जो समय सीमा है कार्य करने की वो कितनी की गई है। यानी कि 65 वर्ष या फिर 6 वर्ष। हमारे निर्वाचन आयोग का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वह अपने पद पर 65 वर्ष या फिर 6 वर्ष, इन दोनों में से जो पूर्ण होता है पहले, तब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ दोष भी हैं, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। इसमें कहा गया है कि हमारे भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग की जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करने की जो अर्हता है यानी कि जो एलिजिबिलिटी है वो नहीं डिस्क्राइब की गई है। यानी कि उसके बारे में कोई प्रावधान नहीं की है। जिस तरीके से मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश के लिए अर्हता प्रदान की गई है, ऐसा निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। दूसरा इसमें कहा गया है कि इनकी पदावधि से संबंधित प्रावधान नहीं किए गए हैं और इनको मतलब इनके समय सीमा कार्य करने की यानी कि रिटायरमेंट के बाद इनके कार्य करने पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। यही कुछ दोष इसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं इनकी शक्तियों के बारे में, जो कि मेन है, जो कि इनकी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि निर्वाचन आयोग की शक्तियां इनको कौन कौन सी प्रदान की गई हैं हमारे संविधान में। बहुत सारी शक्तियां हैं। जो इसके बाद हम निर्वाचन आयोग की शक्तियों के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं, जो उनमें से कुछ महत्वपूर्ण शक्तियों को मैं आपको बता रही हूँ कि संसद के परिसीमन आयोग के अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करना। यानी कि संसद द्वारा दोस्तों यहाँ संसद के द्वारा एक परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। आई थिंक 1962 में किया गया है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों यानी कि निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना, उनके अंतर्गत कौन कौन से भूभाग को सम्मिलित किया जाना है। ठीक है, इसके बाद सेकंड आता है निर्वाचन की तिथि, समय सारणी का और नामांकन पत्रों का निरीक्षण करना। थर्ड आता है इसमें राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना व उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना। इसके बाद चौथा आता है आपके निर्वाचन के समय दलों व उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता का निर्मित करना। हम जानते हैं जब भी चुनाव हमारे राज्य विधानमंडल में कराए जाते हैं तो हम बोलते हैं कि उसको कुछ दिनों पहले से आचार
संहिता लागू की जाती है तो उसकी जिम्मेदारी हमारे निर्वाचन आयोग को दी गई है। उसके बाद आता है आपका संसद सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना। यहाँ निर्भरता से संबंधित है मतलब है यहाँ पे कि एलिजिबिलिटी यानी कि जो संसद के चुनावों में जो सदस्य उसमें भाग ले रहे हैं उनकी एलिजिबिलिटी के बारे में राष्ट्रपति को सलाह देना। ठीक है, ये तो था हमारा निर्वाचन आयोग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें।